सत्र में हमने जाना कि सदस्य एफपीओ की नींव है और संचालक मंडल व स्टाफ को सदस्यों के कल्याण के लिए काम करना है। इस सत्र में हम जानेंगे सदस्यता का महत्व, एफपीओ की व्यावसायिक व्यवहार्यता के लिए सदस्यों का महत्व, सदस्यों का हित सर्वोपरिता, सदस्यों और एफपीओ के स्तर पर फायदे का संतुलन और पूंजी का योगदान। स्पंदना एफपीओ सफलतापूर्वक चल रहा है। अध्यक्ष और सीईओ नवनिर्वाचित संचालक मंडल के साथ एफपीओ में सदस्यता को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये चर्चा कैसे हो रही है। इससे पहले कि हम अपने एफपीओ की व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में बात करें, हमें ये समझना होगा कि हमारा एफपीओ किस तरह का व्यवसाय करेगा, किसके लिए एफपीओ काम करेगा और क्यों। हमने देखा है कि संस्था किस तरह की होगी, ये इन बातों पर निर्भर करता है कि व्यवसाय पर मालिकाना हक किसका होता है, व्यवसाय को कौन नियंत्रित करता है, व्यवसाय कौन करेगा, मुनाफा किसे मिलता है। हमारे एफपीओ में किसी एक के पास मालिकाना हक नहीं है, इसके सदस्य ही इसके मालिक हैं। हमारे सदस्य शेयर पूंजी का भुगतान करके और पूंजी में योगदान देकर एफपीओ की सेवाओं का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार ये सदस्य बोर्ड के सदस्यों का चुनाव, बैठकों में मतदान और प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेकर इस पर नियंत्रण रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सदस्य अपनी सदस्यता की जिम्मेदारियों को पूरा किए बिना अपना नियंत्रण और लाभ हासिल नहीं कर सकते हैं। नज़मा, क्या आप जानती हैं कि हमारे एफपीओ में सदस्यों की क्या जिम्मेदारियां हैं? हाँ, हमारी एफपीओ की सेवाओं का उपयोग करने और शेयर पूंजी भुगतान करने को लेकर नियम साफ और स्पष्ट तौर पर दिए गए हैं और समय समय पर एफपीओ द्वारा तय किए गए भुगतान की बात भी शामिल है। हाँ, इसलिए हमारे एफपीओ में सदस्य ही उसके मालिक हैं, सदस्य ही इसकी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, यानी उपयोगकर्ता भी, नियंत्रक भी और लाभार्थी भी हैं। हमारे एफपीओ के सक्रिय सदस्य ही उपयोगकर्ता हैं, सदस्य ही हमारे एफपीओ के अस्तित्व की नींव हैं और उनके कारण ही ये वजूद में आया है। बिल्कुल, आपने सही कहा नज़मा और श्याम। हमने जाना कि हमारे एफपीओ के सदस्य ही उसकी सेवाओं के लिए उपयोग करता हैं और उन्हें हमारी एफपीओ की सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें सक्रिय सदस्य बनना चाहिए। गायत्री, मुझे बताएं, क्या ऑटो रिक्शा का व्यवसाय यात्रियों के बिना चल सकता है? क्या सब्जी खरीदने वाले ग्राहकों के बिना सब्जी की दुकान का व्यवसाय चल सकता है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हमारे एफपीओ का व्यवसाय भी सदस्यों के बिना नहीं चल सकता है, क्योंकि सदस्य खुद एफपीओ के ग्राहक हैं। इसलिए सभी सदस्यों को सक्रिय सदस्य बनना चाहिए। यही बात हमारे सदस्यों को हमारे एफपीओ का व्यवसाय चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बनाती है। उदाहरण के लिए, एफपीओ खेती के अगले सीजन के लिए अपने सदस्यों की 10 क्विंटल बीज की आवश्यकता का अनुमान लगाता है। एफपीओ ऋण लेकर अपने सदस्यों को देने के लिए 10 क्विंटल बीज खरीदता है। लेकिन अगर सदस्य वास्तव में केवल 2 क्विंटल बीज ही लेते हैं तो क्या होगा? क्या एफपीओ को नुकसान नहीं होगा? इसलिए बिना मालिकाना हक के कोई संस्था नहीं है और ग्राहकों के बिना कोई व्यवसाय नहीं है। इसका मतलब है कि सदस्यों के बिना एफपीओ के लिए कोई व्यवसाय संभव नहीं है। सदस्य व्यवसाय के मालिक और ग्राहक दोनों हैं। जी हाँ, सच है। अब ये साफ है। इसलिए इसका मतलब है कि सक्रिय सदस्य एफपीओ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमारे एफपीओ में इसकी आवश्यकता है ना? हाँ, बिल्कुल। आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एफपीओ के सदस्य ही उसके ग्राहक हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हमारे एफपीओ का ज्यादा ध्यान अन्य सेवा देने वाली संस्थाओं के मुकाबले अपने सदस्यों पर होना चाहिए। हाँ नज़मा, ये सही है। मैं इसे इस तरह से समझाता हूँ। अनंत एफपीओ के सदस्यों के लिए मूंगफली प्रमुख फसल है। उस एफपीओ के व्यवसाय का अर्थशास्त्र कुछ इस तरह है। इनपुट लागत 12,000 रुपए प्रति एकड़, बीज, उर्वरक, कीटनाशक सहित। उत्पादन मूल्य 24,000, जो कि प्रति एकड़ 6 क्विंटल 4,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से। एफपीओ की सेवाओं का कुल मूल्य 36,000 रुपए प्रति एकड़। कुल इनपुट में से 8,000 रुपए एफपीओ के लिए गए, जिसमें उर्वरक और बीज शामिल हैं। उपज में से 4 क्विंटल एफपीओ को बेचा जाता है, यानी 16,000 रुपए। इस प्रकार एफपीओ से ली गई सेवाओं का कुल मूल्य 24,000 रुपए है। इस प्रकार 2/3 यानी कुल 36,000 रुपए से 24,000 की आवश्यकता है, जो कि एफपीओ को जा रहा है, यानी एफपीओ के केंद्र में उसके सदस्यों के हित ही हैं। विनोद का कहना है कि एफपीओ के केंद्र में उसके सदस्य हैं। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं कि सदस्य और एफपीओ के बीच अल्पावधि और दीर्घावधि के लाभ को संतुलित करना बेहद अहम है। किसी भी सेवा का लाभ केवल उसके सदस्यों को ही नहीं बल्कि एफपीओ को भी होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि लाभ केवल एफपीओ को हो और सदस्य उसमें वंचित रह जाएं।
यदि किसी एफपीओ के सदस्यों की दूसरी सेवा प्रदान करने वाली संस्था के मुकाबले अपने एफपीओ में ज्यादा लाभ की अपेक्षा होगी तो उस एफपीओ का खर्च बढ़ जाएगा और वह एफपीओ अपनी आय से उसे पूरा नहीं कर सकेगा। इस प्रकार वो ज्यादा दिन तक अपना व्यवसाय नहीं कर सकेगा। इसलिए संचालक मंडल की जिम्मेदारी होती है कि वह सदस्यों की अपेक्षाओं और एफपीओ के कामकाज में संतुलन बनाए रखे। हमने देखा है कि एक एफपीओ को चलाने में उसके सदस्यों में स्वामित्व की भावना होना बेहद अहम है। हमारे एफपीओ के सदस्यों में स्वामित्व की भावना बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि सदस्य एफपीओ की पूंजी में अपना योगदान दें। हमारे एफपीओ द्वारा किस प्रकार की पूंजी जुटाई जा सकती है? एफपीओ के लिए पूंजी उसके सदस्यों, बाहरी एजेंसियों और एफपीओ के व्यवसाय से आती है। हालांकि अगर हम बड़ी वित्तीय हिस्सेदारी की बात करें और अगर वह सदस्यों की ज्यादा है तो एफपीओ में निर्णय लेने की प्रक्रिया और दूसरी अन्य गतिविधियों में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी होती है। इसलिए हमें अपने एफपीओ में सदस्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अब क्या आप लोग हमारी चर्चा से निकल कर आए महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में दोहरा सकते हैं? एफपीओ के सदस्य उसकी नींव होते हैं। सदस्यों के बिना एफपीओ का ना कोई वजूद होता है और ना ही व्यवसाय। एफपीओ में सदस्य शेयर पूंजी का भुगतान करके और पूंजी में योगदान देकर अपने स्वामित्व का उपयोग करते हैं। वे मतदान के द्वारा एफपीओ को नियंत्रण में रखते हैं। उपयोगकर्ता के रूप में वे वास्तव में एफपीओ की सेवाओं का उपयोग करते हैं और इस प्रकार से उसके प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। अल्पावधि और दीर्घावधि में प्राप्त होने वाले लाभों को लेकर सदस्यों और एफपीओ दोनों के मध्य संतुलन बनाना बेहद आवश्यक है। बहुत बढ़िया, हम आगे के सत्र में एफपीओ की कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे। मैं शिवराम और विनोद को इस शानदार सत्र के लिए धन्यवाद देती हूँ।